महाराष्ट्र में चल रही सियासी घटनाओं के चलते राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। विपक्ष के नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की संभावना के चलते पार्टी में शरद पवार बनाम अजित पवार के बीच टकरार सामने आने की संभावना है। अब इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान भी सामने आया है। दरअसल अजित पवार के बीजेपी में जाने की खबरों के चलते एनसीपी प्रमुख शरद पवार चौकन्ने हो गए हैं। उन्होंने अब अपने तमाम विधायकों और सांसदों से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बातचीत करना शुरू किया ताकि पार्टी को भविष्य में टूटने से बचाया जा सके। दरअसल पवार पार्टी विधायकों की नब्ज टटोलने में जुटे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के चलते महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। विपक्ष में फूट डालकर बीजेपी अपने मकसद में कामयाबी पाने का प्रयास करती दिख रही। हालांकि एनसीपी में इस बात की भी चर्चा है कि जिस पार्टी की स्थापना की, जिसे इस मुकाम तक पहुंचाया, आज उसी पार्टी के टूटने की खबरों से शरद पवार काफी आहत है। उनका यह दुख और भी बढ़ता जा रहा जब इस अपवित्र काम को करने की साजिश रचने का आरोप भतीजे अजित पवार पर लग रहा हो। भले ही अजित पवार ने यह कह दिया है कि वो अपने आखिरी सांस तक एनसीपी में ही रहेंगे। सूत्रों की माने तो बावजूद इसके एनसीपी प्रमुख शरद पवार को अजित पवार पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। इसी वजह से अब शरद पवार काफी सतर्क हो गए हैं, जिसके चलते अब शरद पवार खुद सभी पार्टी विधायकों और सांसदों से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। शरद पवार पार्टी के विधायकों और सांसदों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि अजित पवार ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि यह सब गलत है, मैं एनसीपी में ही रहूंगा। यह कहते हुए उन्होंने बीजेपी में जाने की तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की थी। इन सबके बीच शरद पवार के इस कदम की जानकारी सामने आई है। पार्टी में टूट की खबरों को लेकर शरद पवार की चिंता भी वाजिब है। दरअसल मंगलवार की दोपहर से पहले तक कुछ विधायकों ने खुलकर अजित पवार का समर्थन किया था। ऐसे में क्या सच में एनसीपी में फूट पड़ सकती है? आखिर एनसीपी के विधायकों का मूड क्या है, यह जानने के लिए शरद पवार प्रयास करते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि शरद पवार पार्टी के सभी विधायकों से फोन पर बात कर रहे हैं। इससे शरद पवार की अगली रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा। अगर अजित पवार भविष्य में ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो फिर शरद पवार क्या करेंगे? इसी कड़ी में शरद पवार विधायकों की नब्ज टटोलने में जुटे हैं ताकि पवार आगे की रणनीति तय कर सके। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र में विपक्ष के अंदर घमासान मचा हुआ है और इसी बात का फायदा बीजेपी उठाने के लिए पूरी जद्दोजहद करती दिख रही है ताकि विपक्ष को शिकस्त देकर बीजेपी अपना भगवा परचम आने वाले चुनाव में फिर से लहरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमडीआर न्यूज। बिहार की राजनीति में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं सामने आती रहती है। बीजेपी का साथ छोड़ नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, तभी से बीजेपी ने उन पर शिकंजा कसने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। लगातार बीजेपी बिहार सरकार पर हल्ला कर उनके सियासी खेल को पस्त करने का प्रयास करती दिख रही है। इसी बात के चलते बीजेपी ने एक बार फिर लालू नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। दरअसल इस बार बिहार सरकार पर निशाना साधा है बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने। तो क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। दरअसल सुशील मोदी ने लालू नीतीश सरकार पर आरोप करते हुए नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने खनन विभाग लालू प्रसाद की पार्टी को सौंपकर बिल्ली को दूध की रखवाली देने जैसा फैसला किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि लालू माफिया सुभाष यादव को आरजेडी ने चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। दूसरे भालू माफिया आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है। सुशील मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और बालू का रिश्ता अटूट है, इसलिए आरजेडी के सत्ता में आते ही बालू माफिया का दुस्साहस बढ़ जाता है। इसी का परिणाम है कि महिला अधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ। सुशील मोदी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार में बालू माफिया पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अवैध खनन बढ़ता जा रहा है और राजस्व वसूली घट रही है। कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि खनन विभाग में फर्जी चालान से स्कूटर, कार, एम्बुलेंस में बालू की ढुलाई से विभाग को 355 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही वर्ष 2022-2023 में अवैध खनन के कारण राजस्व में लक्ष्य से 500 करोड़ रुपए कम संग्रह हुआ। सुशील मोदी ने कहा कि जब आरजेडी विधायक के चहेते खनन विभाग के पटना कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़ कर रही है, तब विभाग अपना काम कैसे कर सकता है? ऐसी घटनाएं संगठित अपराध से मुख्यमंत्री के समझौता कर लेने का सबूत है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब हर बात का श्रेय खुद लेते हैं, तब राज्य की प्राकृतिक संपदा की लूट नहीं रोक पाने की जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे बीजेपी नीतीश सरकार पर आरोप कर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती दिख रही है। साथ ही नीतीश कुमार भी अपनी सरकार बनाए रखने के लिए आरजेडी की हर बात का समर्थन करती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या आरोप बीजेपी नीतीश और उनके सरकार पर लगाकर उन्हें झूठा साबित करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कांग्रेस के कथित युवा नेता राहुल गांधी ने मोदी अदानी को जेपीसी मुद्दे पर घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ आरोप लगाते रहे, किंतु उसमें कोई तथ्य सामने नहीं आया। यही कारण बना कि विपक्ष में कांग्रेस के साथी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पिछले दिनों राहुल गांधी के बयान के विपरीत बयान देकर विपक्ष को चौंका दिया था और उन्होंने एक तरह अदानी का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मामले की जांच करने के पक्ष में थे। तो आइए बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में लगातार गहमागहमी देखी जा रही है। महाविकास आघाड़ी में दरार की संभावनाओं के बीच शरद पवार की राजनीति को लेकर तमाम सुगबुगाहट है। उधर एनसीपी चीफ शरद पवार और कारोबारी गौतम अदानी के बीच मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि शरद पवार के मुंबई स्थित आवास पर गौतम अदानी पहुंचे। अब यह साफ नहीं है कि मुलाकात शिष्टाचार भेंट है या इसके पीछे कोई वजह है। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का बाजार भी गर्म है। 2 दिन तक शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर चुप्पी साधे रखी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं हलफनामा लिखकर दे सकता हूं कि मैं एनसीपी में ही रहूंगा। दरअसल ताजा मामला यह है कि उद्योगपति गौतम अदानी गुरुवार को शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओक पर पहुंचे। यहाँ पर पवार और अदानी के बीच मुलाकात की जानकारी सामने आई है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब पवार ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में विपक्ष के रुख से अलग स्टैंड अख्तियार किया था। पवार ने इस मामले में जेपीसी से जांच के औचित्य पर सवाल उठाया था। पवार ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच करने की भी वकालत की थी, जिस पर विपक्ष के बीच काफी अफरा-तफर देखने को मिली थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष अड़ा हुआ है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि शरद पवार कोई बड़ा खेल करके विपक्ष को धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या बड़ी हलचल देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कई घटनाक्रम हो रहे हैं। इसका केंद्र बिंदु राज्य के विपक्ष की नेता अजित पवार है। नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने हाल ही में एक विचारोत्तेजक बयान दिया है कि 2024 में नहीं बल्कि वो अभी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक मीडिया ग्रुप की ओर से अजित पवार का दिल खुलास दादा नाम से एक खुलासा करने वाला इंटरव्यू आयोजित किया गया था। उस इंटरव्यू में अजित पवार ने सांकेतिक बयान दिया है। अजित पवार के इस बयान के बाद हॉल में सिर्फ हंसी का ठहाका लगा। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि अजित पवार महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल ला देंगे और वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद पहली बार अजित पवार का इंटरव्यू हुआ। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति के कई घटनाक्रम पर भी टिप्पणी की है। अजित पवार ने कहा कि एनसीपी की उप मुख्यमंत्री पद में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। 2004 में एनसीपी के पास मुख्यमंत्री पद जीतने के लिए पर्याप्त ताकत थी। उन्होंने बताया कि कई बार वरिष्ठ स्तर पर कई फैसले लिए जाते हैं। पार्टी के अनुशासन को बनाए रखने के लिए इन सभी फैसलों को मानना पड़ता है। हमने 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। एनसीपी ने 71 और कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने सोचा था कि इस बार मुख्यमंत्री पद एनसीपी को दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त दिल्ली से कहा गया कि उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी के पास रहेगा और उसके लिए एनसीपी ने आर पाटिल को चुना। उस समय अगर मुख्यमंत्री का पद एनसीपी के पास जाता तो आर पाटिल मुख्यमंत्री बनते। अजित पवार ने आगे कहा कि मैंने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, पृथ्वीराज चौहान और उद्धव ठाकरे। दोनों के पास कोई विधायकी अनुभव नहीं था। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान और मैं दोनों 1991 में दिल्ली में सांसद चुनकर गए थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान कई वर्षों तक सांसद बने रहे, लेकिन 2010 में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई। अजित पवार ने आगे बताया कि उद्धव ठाकरे के पास भी कोई विधायकी अनुभव नहीं था, लेकिन वे 1.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। हमने उनके साथ महाराष्ट्र अच्छे से संभाला। उन्होंने ये भी बताया कि उद्धव ठाकरे के समय हमने खुशी और संतोष से काम किया और पृथ्वीराज चौहान के समय हमने मजबूरी में आकर काम किया। तो देखा आपने अजित पवार कैसे अपने राजनीतिक घटनाक्रम पर
विशेष कटाक्ष कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। आने वाले दिनों में अजित पवार अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।